कि इस बजट में झारखंड के लिए कहीं कोई प्रावधान नहीं किया गया है। हम लोगों का जो अगले वर्ष है वो रोजगार का क्षेत्र रहेगा। वो जिस प्रक्षेत्र में जा सकते हों उस प्रक्षेत्र को आपने कहा कि साहब हम निजी संस्थानों के हाथ में सौंप देंगे, तो ये अंदेशा कोई भी लगा सकता है या ये अंदेशा मन में ये शंका उत्पन्न होती है। झारखंड सिर्फ दोहन करने वाला राज्य नहीं हो सकता है। हम आपको रेवेन्यू दे भारत सरकार को। झारखंड सबसे गरीब राज्य में गिना जाता है, मगर यहाँ के लोग गरीब हैं। चूँकि शुरू से ही केंद्र सरकार ने अनदेखी की झारखंड के साथ। रघुवर दास जी के सरकार में ये अपॉइंटमेंट हुआ था कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे, तो उन्होंने क्या कंडीशन लागू किया था और भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है? पहली बार मेड इन इंडिया टैब के ज़रिए एक पेपरलेस बजट पेश किया गया 2021-22 का जो आम बजट। इस बजट में चूँकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भाषण का जो अवधि था वो छोटा था, लेकिन इस बजट में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हम यूँ कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद साबित हो भी सकती है या भी नहीं हो भी सकती है। लेकिन कई राजनीतिक पार्टी द्वारा इसके विश्लेषण किया गया, इसमें देखा गया क्या कुछ कमियां रह गई हैं। इसी मातहत हम अभी मौजूद हैं। हमारे साथ है राधा कृष्ण किशोर जी, जिनका राजनीति में लंबा अनुभव है, और दूसरी तरफ है अभय सिंह जी, जो झारखंड राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सबसे पहला सवाल आपसे मेरा रहेगा कि झारखंड की अगर हम बात करें तो जो राज्य वित्त मंत्री है डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी, इन्होंने कई बिंदुओं पर यानी 17 बिंदुओं पर सबसे पहले एक ड्राफ्ट बनाकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भेजा गया था ताकि झारखंड से संबंधित कुछ ऐसी बातें हैं जो बजट में शामिल किया जाए। एक भी ऐसी बिंदु पर बजट में इस तरह की बातें शामिल नहीं की गई है, जिससे हेमंत सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि हमको देखा नहीं गया, हमको अनदेखी की गई। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस बात की जानकारी तो नहीं है कि झारखंड के वित्त मंत्री जी ने क्या प्रस्ताव भेजा था भारत सरकार के सामने झारखंड के हित में और झारखंड के किस किस प्रक्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी जानकारी तो नहीं है। लेकिन हम लोगों ने जो अध्ययन किया इस केंद्रीय बजट पर जो 21-22 के लिए माननीय मंत्री वित्त मंत्री श्रीमती रमन जी ने जो निर्मला रमन जी ने जो पेश किया है 2 दिन पहले, हम लोगों ने उसकी समीक्षा की और हम लोग ये पाए कि इस बजट में झारखंड के लिए कहीं कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मैं बहुत संक्षेप में कहना चाहूँगा कि रोड सेक्टर में नेशनल एवरेज से हम पीछे हैं। रेलवे सेक्टर में हम नेशनल एवरेज से, हमारे यहाँ ट्रैक की लंबाई बहुत ही कम है। इरिगेशन हमारे यहाँ नहीं है। एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन होना चाहिए वो हमारे यहाँ नहीं है। एजुकेशन की जो स्थिति है वो एकदम बहुत खस्ता हाल में है। एक हम आपको जानकारी दें कि हमारे यहाँ लगभग 8 विश्वविद्यालय हैं और 8 विश्वविद्यालय में लगभग 3000 या 3500 शिक्षकों का सैंक्शन पोस्ट है और 1700 पद खाली पड़े हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि विश्वविद्यालय यानी कि हायर एजुकेशन की क्या स्थिति है। ये सारे जो इम्पोर्टेंट सेक्टर हैं, इरिगेशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, पावर, उसके बाद रोड, फिर रेलवे, कहीं कोई प्रोविज़न नहीं है इस बजट में। तभी हम लोगों ने कहा कि साहब झारखंड सिर्फ दोहन करने वाला राज्य नहीं हो सकता है। हम आपको रेवेन्यू दे भारत सरकार को, सिर्फ खनिज संपदाओं की ढुलाई पर जो रेवेन्यू मिलता है भारत सरकार को, उसके एवज में तो हमें कुछ भी नहीं मिला, जीरो। मैं एक बात कह दूं कि चूँकि केंद्र सरकार द्वारा बजट लाया जाता है और इसमें विपक्षी पार्टी नाखुश ही रहती है, अक्सर ये देखा जाता है। और ये लोकतंत्र की एक खूबी भी रही है कि आप जो कमी बेशी रह गई है बजट में उस पर आप चर्चा करें, उस पर आप उस मुद्दे को उठाएं। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनसे हम पूछते हैं क्या कुछ कमियां रह गई इस बजट में जो हम झारखंड वासियों को मिलना चाहिए था, हमें अपना हक मिलना चाहिए था? देखिए, झारखंड सबसे गरीब राज्य में गिना जाता है। ऐसे तो झारखंड में खनिज संपदा से भरपूर क्षेत्र है, मगर यहाँ के लोग गरीब हैं। चूँकि शुरू से ही केंद्र सरकार ने अनदेखी की झारखंड के साथ, और इस बजट में खास करके झारखंड की घोर उपेक्षा हुई है। यहाँ के साथ किसी तरह का कोई
माने अलग से न तो हमेशा राज मांगती है कि जहाँ सबसे गरीब राज्य है उसको विशेष राज्य का दर्जा मिले, वगैरह वगैरह बहुत सा चीज़ चाहती है। मगर इस राज्य को देखते हुए माने केंद्र सरकार ने जहाँ जहाँ चुनाव हैं वहाँ का ही के लिए ये बजट तैयार हुआ है। रोड सेक्टर में देखिए तो जहाँ चुनाव हुआ है 85-100 किलोमीटर रोड सेक्शन जहाँ जहाँ चुनाव है उसी क्षेत्र के लिए हुआ। झारखंड के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। झारखंड में जितने लोग पलायन कर गए या मजदूरा हैं, चाहे मनरेगा कहिए, मनरेगा तो पूरा देश के पैमाने पे मनरेगा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। कृषि के क्षेत्र में जो केंद्र सरकार दुहाई देती थी कि हम किसानों का आय दोगुना करेंगे, मगर इस बजट में किसानों के प्रति भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब अगला सवाल पूछते हैं राधा जी से कि इस बजट में बार बार यह फोकस किया गया कि जो 75 साल के ऊपर वृद्ध हैं उनको इनकम टैक्स में उनकी कटौती की गई है, उनको इनकम टैक्स का जो है स्लैब उन पर लागू नहीं होगा। तो ये कहाँ तक फ़ायदेमंद साबित हो सकती है? क्या लगता है सरकार किस मंशा के साथ इस तरह की जो है योजना लाई? नहीं, एक चीज़ आपको हम स्पष्ट कर दें, कई जैसे ही ये बातें समाचार पत्र में आई हैं, प्रकाशित हुई हैं, तो लोगों को लगा कि 75 वर्ष की आयु के जितने भी नागरिक हैं देश भर में उन्हें इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये बात नहीं है, इनकम टैक्स उनको भी देना पड़ेगा जो उस स्लैब में अगर आते हों। सिर्फ 75 वर्ष की आयु और उससे अधिक आयु वाले जो भी पेंशनधारी हैं उन्हें रिटर्न दाखिल नहीं करना पड़ेगा, इसी बात की छूट मिली है। देश की जनता और देश के ऐसे पेंशनधारी ये उम्मीद कर रहे थे कि देखिए जो औसत लाइफ है हमारे इस देश में वो 65 से 75 वर्ष के बीच में, उससे अधिक आयु नहीं है, ये मान्यता है। तो लोग ये उम्मीद ज़रूर कर रहे थे कि जो रिटायर्ड पर्सन हैं और जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं जिनकी आयु 65 वर्ष हो चुकी है उनके इनकम टैक्स के स्लैब में उन्हें कुछ राहत मिलेगी। तो उस पर कोई बात तो बनी नहीं, कोई उस प्रकार की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा इस बजट में नहीं किया गया है। लेकिन ये स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए कि 75 वर्ष के जो पेंशनधारी हैं पेंशन उनका भी होगा, सीधे बैंक से उनका पेंशन जो कटना है वो स्लैब के अनुसार कट जाएगा, सिर्फ उन्हें रिटर्न दाखिल नहीं करना पड़ेगा। एक इल्ज़ाम केंद्र सरकार पर लग रहा है कि जिस तरह से दिन ब दिन हर एक क्षेत्र में एक प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण कर रही है सरकार, जिससे एक हम कह सकते हैं कुछ एक समय सीमा के बाद हर चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन कर देना कहाँ तक सही होगा? और देखिए एक गलत संदेश जा रहा है। एक तरफ तो आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि साहब हम पूरे देश के वैसे शिक्षित नौजवानों को रोज़गार के अवसर भी हम उपलब्ध कराएंगे। और आपने ये भी कहा, भारत सरकार के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि आप रोज़गार ढूंढिए मत, रोज़गार का अवसर लोगों को दीजिए, इस लायक आप बने। और दूसरी ओर आप व्यवस्था का निजीकरण करने जा रहे हैं। आप ऐसे जो हमारे प्रक्षेत्र हैं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डेवलप कर सकते हैं, आप वो निजी संस्थानों के हाथ में सौंपने जा रहे हैं की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये जो बजट है उसमें ये बात परिलक्षित होती है कि कहीं ना कहीं ये बजट देश के चुनिंदा उद्योगपतियों के दबाव वाली ये बजट है। वो जिस प्रक्षेत्र में जा सकते हों उस प्रक्षेत्र को आपने कहा कि साहब हम निजी संस्थानों के हाथ में सौंप देंगे। तो ये अंदेशा कोई भी लगा सकता है या ये अंदेशा मन में ये शंका उत्पन्न होती है कि कहीं ना कहीं ऐसे कैपिटलिस्ट के प्रेशर वाला ये बजट है।
चलिए खैर, ये तो बजट की बातें थी। अब कुछ झारखंड की हालिया राजनीति के बारे में बात कर रहे हैं। जिस प्रकार संविदा कर्मी पिछले कई दिनों से, कई महीनों से आपके शहर, हमारे शहर रांची में धरना पर बैठे हुए हैं, तो अब तक राजद, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से क्या कुछ पहल, क्या उनके पास कोई ऐसे नेतृत्व के अधिकारी गए, कोई नेता गए उनसे बात करने के लिए? देखिए, सरकार का चुनाव मैनिफेस्टो में था कि चाहे पारा शिक्षक हों, चाहे आपका आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हों, इन लोगों को हम लोग नियमित करेंगे। मगर सरकार तो बनी है, बने हुए 1 साल में कोरोना से झेल रही है, और कोरोना का भी देख रहे हैं कि माने अभी आया है, उसका बड़ी प्रचार प्रधानमंत्री द्वारा भी प्रचार किया जा रहा है वैक्सीन। तो पूरा सरकार वैक्सीन का क्रेडिट लेने में जुटी हुई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में खासकर देखा जा रहा है कि मैं ही रोक रहा हूँ आपको, क्योंकि बड़ा वाइटल क्वेश्चन है ये। आपने जो हम लोगों से जानना चाहा है कि जो कॉन्टैक्ट पे जिन कर्मियों का अपॉइंटमेंट हुआ था और वो मांग कर रहे हैं कि साहब उनका रेगुलाइजेशन हो, नियमितीकरण कर लिया जाए, हाँ, या अवधि विस्तार दिया जाए, अस्थायी हो उनकी सेवा। तो एक तो ये देखना होगा कि कॉन्टैक्ट पर इनकी बहाली कब हुई थी। जहाँ तक मेरे संज्ञान में बात है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनका अपॉइंटमेंट हुआ था और तब उनकी बहाली हुई थी। इसलिए बेहतर होगा कि इस विषय पर भारतीय जनता क्या सोच रखती है, भारतीय जनता पार्टी, वो अपनी बात को सार्वजनिक रूप से रखे। उनका तो साफ कहना है कि हमने जिनको नौकरी दिया, अब हेमंत सरकार नौकरियां छीन रही है। नहीं, उनका कंडीशन क्या था? जब आप कॉन्टैक्ट के ऊपर, श्री रघुवर दास जी की सरकार में ये अपॉइंटमेंट हुआ था कॉन्टैक्ट के आधार पे, तो उन्होंने क्या कंडीशन लागू किया था और भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है? क्या उस कॉन्टैक्ट में शर्तनामा के अलग जा कर के, ऊपर जा कर के वो नियुक्ति देने की बात कर रहे हैं? अगर वो नियुक्ति देने की बात ही कर रहे हैं, मैं देखिए प्रारंभ से ही मेरे जैसा व्यक्ति और राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी शुरू से इस अवधारणा को रखती है कि कॉन्टैक्ट पर आप बहाली क्यों कर रहे हैं? आपके यहाँ इतने सारे पोस्ट खाली पड़े हुए हैं, इसकी गहराई में जाएंगे। 1 लाख से अधिक सरकारी पद रिक्त पड़े हुए, सैंक्शन पोस्ट है। क्यों नहीं आप रेगुलर अपॉइंटमेंट आप लोगों ने किया था? कॉन्टैक्ट पर क्यों बहाली कर रहे थे? और जब कॉन्टैक्ट पर आप बहाली करेंगे, ये बात बिल्कुल सही है कि जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर हो जाए, 35 साल से ऊपर हो जाए और 4 साल कॉन्टैक्ट में काम करने के बाद कल के गए आप उसे हटा देंगे, तो वो अपना परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा? जाहिर सी बात है कि साहब उसको अपना घर भी चलाना है, रोजी रोटी की फिक्र है, उसका भविष्य तो फिर चौपट हो जाएगा। इसीलिए ये जो सोच भारतीय जनता पार्टी के 5 वर्षों की सरकार में जो कॉन्टैक्ट के आधार पर बहाली हुई थी, वह सोच ही गलत थी। आपके पास पोस्ट सैंक्शन है, खाली पड़े हुए हैं, आप रेगुलर अपॉइंटमेंट आपने क्यों नहीं किया? यह सवाल तो मैं आपसे भी कर सकता हूँ, आपकी सरकार से भी कर सकता हूँ कि ऐसे पोस्ट हैं जहाँ पोस्ट सैंक्शन हो सकते हैं, लेकिन ये भी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर सैंक्शन होने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी सैंक्शन पोस्ट है। मैंने तो कहा कि पीएन से लेकर के और क्लास 1 तक के जो पद हैं वो सैंक्शन पोस्ट खाली पड़े हुए हैं, और उसकी संख्या सिर्फ स्वास्थ्य विभाग में पारा मेडिकल और डॉक्टर की अगर संख्या देखें जो हमारी आवश्यकता है, तो लगभग 60-70 हज़ार पद तो वहीं पे खाली पड़े हुए हैं। और राष्ट्रीय जनता दल, हमारा नेतृत्व, हमारी पार्टी और हेमंत सोरेन सरकार, हम लोगों ने हेमंत सोरेन जी को कहा है कि, और हेमंत सोरेन जी ने कहा भी कि 2021 जो होगा वो नियुक्तियों का वर्ष होगा। ये जितने खाली पड़े पद हैं, अधिकांश पद को भरे जाएंगे। पिछली सरकार, रघुवर दास जी की सरकार ने ये काम नहीं किया, और ये महागठबंधन श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार, हम रेगुलर अपॉइंटमेंट करेंगे। एक सवाल आपसे, आखिरी सवाल,
पहले तो सरकार कह रही थी कि खजाना खाली कर चुकी भाजपा सरकार, खजाना खाली करके हमें दिया, हमारे पास वैसा खजाना है नहीं कि हम रोजगार दें। अब चूंकि कोविड काल भी ख़त्म ही हो गया है, वैक्सीनेशन का दौर है, अब सरकार की आगे की क्या रणनीति रहेगी कि रोजगार को आगे से बहाल किया जाएगा, युवाओं के लिए क्या कुछ रहेगा? आप भी सरकार में शामिल हैं। देखिए, आपको स्पष्ट तौर पे जो 1 वर्ष की उपलब्धि सरकार ने गिनाई कि हमको 1 वर्ष में ये उपलब्धि है और हमारी ये करने की योजना है, जिसमें आपने देखा कि 194 से 212 जो मनरेगा में 212 रुपया और अगले वर्ष 300 रुपया करने की सरकार की जो योजना है, और अन्य सेक्टर में रोजगार क्षेत्र में भी उन्होंने कहा कि हम लोगों का जो अगले वर्ष है वो रोजगार का क्षेत्र रहेगा। तो माने प्लान बन चुकी है, क्योंकि अभी हम लोगों का बजट क्षेत्र आने वाले है और बजट जब हमारी झारखंड की जब बजट आएगी तो बजट को आने के बाद हम लोग उस पर बात करेंगे।